अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करेंगे 5 ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ की जो इंसानों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई हैं। सीक्रेट सोसाइटीज़ दुनिया में हमेशा रही हैं, उनका एक मोटिव भी रहा है, एजेंडा भी रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सीक्रेट सोसाइटीज़ से आपको कोई नुकसान पहुँचे। वो सीक्रेट सोसाइटीज़ के कोई भी मकासद हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव ही हों। इनमें से चंद जो है वो मुअम्मा बनी हुई हैं, उनमें से चंद एक के बारे में हम बात करेंगे। उनमें से एक जो है ना, वो द नाइट्स टेम्पलर नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी। ये डेडिकेटेड थी उन वॉरियर्स को जो ईसाई थे और होली लैंड में जाकर जंगें करते थे, जिन्हें आप क्रूसेड्स कहते हैं। And the military order was founded around 1118, यानी अब से कोई 900 साल पहले ये ऑर्डर जो है ये बनाया गया था। एक ह्यू डिपेंट्स एक फ्रेंच नाइट था जिसने पुअर फेलो सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट एंड द टेम्पल ऑफ सोलोमन और द नाइट्स टेम्पलर इस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इसका हेडक्वार्टर तो टेम्पल माउंट जेरूसलम में था और उसके बाद इसके जो मेंबर्स होते थे वो जीने मरने की एक आप समझ लें प्लेज लेते थे, अहद करते थे और ओबीडियंस की अहद करते थे और अपने आप को जुए से, शराब से और कस्मों से रोकने का अहद करते थे। तो इन अहद के बाद वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मिलिट्री एक्सपेंशंस हुई, इसके अंदर चेंजेस आए और दिस ऑर्गेनाइजेशन के जो टेम्पलर नाइट्स थे, दे बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वेल्थी एंड पावरफुल फोर्सेस इन यूरोप। यूरोप में इनके पास बेतहाशा दौलत भी आ गई और बहुत पावरफुल भी हो गए और इनके पास बहुत माल जमा हो गया, जिससे फिर ये अपने जो है वो मुहिमात करते, लोगों को कंट्रोल करते। इनकी जो असर व रसूख था वो एक सन 1139 में बहुत उरूज पर पहुंच गया था, जब पोप इनोसेंट डोम ने एक पापल बुल जो है वो जारी किया था, जिससे फिर इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो बहरहाल ये फिर बहुत ग्रो हुए और फिर टेम्पलर्स नाइट ओन द एंटायर आइलैंड ऑफ साइप्रस और उसको ओन करने के बाद फिर यहाँ से शिप्स की फ्लीट निकलती थी और इसके अलावा ये इतने ज़्यादा अमीर हो गए थे कि ये बादशाहों को कर्ज देते थे, लेकिन तमाम बादशाह इनसे खुश नहीं थे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर इन टेम्पलर नाइट्स का हुआ क्या जब ये इतने ताकतवर हो गए थे। तो व्हेन क्रूसेड्स केम टू एन एंड, जब क्रूसेड्स ख़त्म हो गई आफ्टर द फॉल ऑफ एक्र, तो जो नाइट्स टेम्पलर थे वो पेरिस से निकल गए, वेयर दे फोकस्ड ऑन देयर बैंकिंग एंडेवर, जहाँ पे बैठ के ये सारा बैंकिंग का मामला चलाते थे वेस्टर्न यूरोप में। तो अक्टूबर 1307 किंग फिलिप्स IV, ये फ्रांस का बादशाह था, उसको टेम्पलर नाइट्स ने कर्जा देने से मना कर दिया था, डिनाइड एडिशनल लोन्स, मज़ीद कर्जे देने से मना कर दिया था। तो उसने क्या किया था कि टेम्पलर नाइट्स में से के एक ग्रुप को उसने अरेस्ट कर दिया था, उनको टॉर्चर किया था और उनसे फॉल्स कन्फेशंस करवाई थी, झूठी उनसे कन्फेशंस करवाई थी। तो 1309 में 2 साल के बाद सिटी ऑफ पेरिस में कई नाइट्स जो हैं उन्हें जिंदा जला दिया गया था। तो फिर अंडर प्रेशर फ्रॉम द फ्रेंच क्राउन, फ्रांस की तरफ से मजीद दबाव की वजह से पोप क्लेमेंट V उन्होंने फॉर्मली 1312 में डिसॉल्व कर दिया इसे और इसकी सारी की सारी वेल्थ लेके रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब बाज़ र्यूमर्स सर्कुलेट करते हैं कि जो टेम्पलर नाइट्स हैं, दे आर द गार्डियंस ऑफ द आर्टिफैक्ट, वो जो होली ग्रेल है एंड द श्राउड ऑफ ट्यूरिन,
ये फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हुई और उसके ऊपर फिर किताबें लिखी गई, फिर मूवियाँ बनाई गई, द डिविंची कोड, और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। इनका जो सिंबल था ना टेम्पलर नाइट्स का, द क्रॉस ऑफ लोरेन, ये इनका लोरेन इनका सिंबल था। बहरहाल तो क्रॉस ऑफ लोरेन जो है ये डबल बार्ड क्रॉस होता है, दैट इज फीचर्ड प्रोमिनेंटली इन द कोट ऑफ आर्म्स ऑफ द ड्यूक्स ऑफ लोरेन। तो आफ्टर द लोरेन नोबलमैन गॉडफ्रे द बोयन, ये जब यरूशलेम का किंग बना फर्स्ट क्रूसेड में, सो ये जो सिंबल था उसका, ये यरूशलेम का क्रॉस का सिंबल बन गया और फिर टेम्पलर नाइट्स ने इसको अडॉप्ट किया। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान द क्रॉस ऑफ लोरेन ये सिंबल था फ्रेंच रेजिस्टेंस टू नाजी रूल। एनीवे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। ये टेम्पलर नाइट्स, इनके बारे में बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं और आपने शायद इनके बारे में बहुत सुना भी होगा, द नाइट्स टेम्पलर। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी जो एक सीक्रेट सोसाइटी रही, द फ्री मेसन्स। फ्री मेसन्स जो है इनका अमेरिकन हिस्ट्री में बड़ा कलीदी किरदार रहा। ये 39 लोग जिन्होंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था, उनमें से 13 लोग फ्री मेसन्स थे। अमेरिका के फाउंडिंग फादर जॉर्ज वाशिंगटन, जेम्स मनरो, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसी तरह जॉन हैनकॉक, इसी तरह पॉल रिवेर, ये सारे जो हैं ये फ्रेटर्नल ऑर्डर के थे, ये सारे फ्री मेसन्स थे। लेकिन फ्री मेसन्स हैं कौन? इसके लिए हमें मिडिल एजेस में जाना पड़ेगा, यूरोप में। A time when most craftsmen were organized into local guilds. ये क्राफ्ट्समैन थे जिनके पास एक ख़ास किस्म का एक क्राफ्टिंग करते थे। ये आर्किटेक्ट वगैरह थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इमारतें बनाते थे, कैथीड्रल्स बनाते थे, बड़े बड़े गिरजाघर बनाते थे, बड़े प्रोफेशनल लोग थे। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि इनका ये जो एक ख़ास आर्ट है ये महफूज रह सके। इसके लिए इन्होंने फिर मुख्तलिफ हॉल्स बनाए, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, और फिर उसके अंदर दाखिल होने के लिए इन्होंने बड़े कड़े पहरे लगाए। तो उसके अंदर ये चीज़ सिखाते थे आगे सर्टन लोगों को कि ये जो मेमार का तरीक़ा है ये बस छुपा रहे, सबके सामने आया ना हो, ताकि इनकी वैल्यू बंधी रहे। और सारे यूरोप में फिर इनकी धूम थी, इन्हें बुलाया जाता था। फ्री मेसन्स जो है ये ज़्यादातर क्या होता है, लोग इसे किसी रिलीजन से जोड़ देते हैं। अब देखें, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू मेसन्स इज़ इन द रेगिस पोएम। रेगिस पोएम में इनका रेफरेंस मिलता है, या हॉलीवल मैन्यूस्क्रिप्ट में मिलता है, और ये पब्लिश हुई थी 1390 में। लेकिन फ्री मेसनरी जिस तरह हम इसे जानते हैं आजकल, ये 1717 में लंदन में 4 लॉजेस थी जो मर्ज हुई इन्हीं मेसन्स की। उसके बाद ग्रैंड लॉज मोरज़ वजूद में आई, और फ्री मेसनरी देन क्विकली स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप एंड अमेरिकन कॉलोनीज, क्योंकि अमेरिका तो यूरोप की कॉलोनी था 1700s में, लेट 1700s में तो आज़ादी मिली है इसे। तो बहरहाल इनका बिलीफ क्या है, फ्री मेसनरी जो है ना ये रिलीजन नहीं है। 2 इनके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें ये बात बताई जाती है कि आपने एक सुप्रीम बीइंग पर बिलीव करना है, जिसे ये कहते हैं द ग्रैंड आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। इसलिए आप देखें जो इनका निशान है ना, उस पर भी एक कंपस बना हुआ है, यानी आर्किटेक्ट में जो इस्तेमाल होता है ये ब्लूप्रिंट्स में या आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस में, वही सिंबल उन्होंने अपना लिया है। और फिर मैसोनिक टेम्पल्स एंड सीक्रेट रिचुअल्स की वजह से एक कन्फ्लिक्ट आया इनके दरमियान और कैथोलिक चर्च के दरमियान। तो कैथोलिक चर्च तो इन्हें बिल्कुल कंडेम करती है। आई मीन, आप देखें तो द चर्च फर्स्ट कंडेम्ड फ्री मेसन्स इन 1738। बिल्कुल इनके बनने के 30 साल के अंदर इन्हें कंडेम कर दिया गया था। और उसके बाद जो है 1985 में रोमन कैथोलिक बिशप्स जो है वो रीस्टेटेड ओवर 200 years worth of these strictures in the face of an increased number of Catholics joining the order. तो पहले तो चर्च ही इनके सिर्फ खिलाफ नहीं थी। द सीक्रेसी ऑफ द मेसन्स के ये गैदर हो रहे हैं एक लॉज में, और वहाँ पे कोई एंटर नहीं हो सकता जब तक कि वो मेंबर ना हो। तो एक किस्म का डिस्ट्रस्ट जो है अर्ली अमेरिकन हिस्ट्री में भी इनके खिलाफ मिलता है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ्री मेसन्स आज भी हैं कि नहीं हैं। इनके लॉजेस हैं, मेरे शहर में भी एक इनका लॉज है फ्री मेसन्स का। मेरा एक स्टूडेंट भी था फ्री मेसन्स, जैसा आप जानते हैं मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ, तो वो फ्री मेसन्स में से था। बहरहाल उससे भी मैंने एक दफ़ा बात की थी, बहुत पुरानी बात है उस ज़माने में, तो मैं इनके बारे में जानता भी नहीं था ज़्यादा। शुरू अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई 15-16 साल पुरानी बात है। एनीवे जब ये इनका एक पब्लिक इमेज है जिसके अंदर ये है कि ये बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क करते हैं, और इनके यहाँ वो होते हैं श्राइनर्स। इट्स अ सबसेट ऑफ फ्री मेसन, also known as the ancient Arabic order nobles of the mystic shrine. ये श्राइनर्स जो हैं, they were founded by Freemasons in 1870 in New York. तो किंकरबॉकर कॉलेज में, और फिर ये वॉलंटरी काम था, और फिर आगे इसको मामला चलता रहा। और फ्री मेसन्स के बारे में आपने सिम्पसन्स में भी देखा होगा, इसके भी कुछ खाके मौजूद हैं। हमारे यहाँ इन चीज़ों को फिर लेकर काफ़ी उछाला भी जाता है। इनकी मेंबरशिप जो है वो मेल्स के लिए तो ओपन है, लेकिन शर्त यह है कि वो कम से कम 21 साल के हों। और औरतें शुरू में फ्री मेसन्स ज्वाइन नहीं कर सकती थी, उसके लिए फिर उन्होंने एक सेपरेट औरतों की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको कहते हैं द ऑर्डर ऑफ द ईस्टर्न स्टार। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एस्पायरिंग मेंबर्स मस्ट आस्क टू ज्वाइन एंड कैन नॉट बी अदरवाइज अप्रोच्ड। तो बहरहाल फ्री मेसन्स जो है, इनका सिंबल है स्क्वायर and compass. So the most recognizable symbols of the Freemason is the square and the compass, जिसमें the right angle of the builder's square is joined by a compass. ये central tool है ज्योमेट्री में, आपने ज्योमेट्री जब पढ़ी होगी। तो anyway, अब ये समझ में नहीं आता लोगों को कि ये जो इनके सिंबल में जो जी बना हुआ है इसका क्या मतलब है। It's not open. बाज़ लोग कहते हैं कि जी से मुराद गॉड है, बाज़ कहते हैं जी से मुराद ग्रैंड आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स है, अल्लाहु आलम। अच्छा, फिर द आई ऑफ प्रोविडेंस पे तो मैंने आपसे बाज़ाब्ता एक दर्स दिया था उसके ऊपर कि इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है इसका। ऑल सीइंग आई है, आई ऑफ प्रोविडेंस यानी वो जो अता करती है। सो द व्यू ऑफ ऑल सीइंग आई इज़ अ मैसोनिक सिंबल, और ये बड़ा डिबेटेड सिंबल है। और फ्री मेसन से बहुत पहले इजिप्शियंस भी आई ऑफ हॉरस को मानते थे, और ऑल सीइंग आई का कॉन्सेप्ट था। और फिर क्रिश्चियनिटी में इसको अडॉप्ट किया गया कि भाई गॉड इज ऑल वॉचफुल। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द फिलाडेल्फिया फेडरल रिजर्व ये क्लेम करते हैं कि फ्री मेसन्स, हेनरी वॉलस एंड फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ये पर्पसफुली इन्होंने चूज़ किया था व्हेन दे रीडिज़ाइन द डॉलर बिल इन 1934 कि उसके ऊपर ये आंख लगाई जाए। और अकॉर्डिंग टू जॉर्ज वॉशिंगटन Masonic National Memorial, the all-seeing eye is a Masonic symbol of the watchful care of the supreme architect. और कहते हैं that began appearing in printed Messianic literature in the mid-1700s. तो चूँकि वो लोग भी Freemasons थे और वो भी उसी आइडियोलॉजी को मानते थे, तो उसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये आई जो है वो डॉलर बिल पर आई। एनीवे, काफ़ी डिबेटेबल रहा है। मैंने दिस आई ऑफ प्रोविडेंस के बारे में आपको पहले भी बताया था कि इसके ऊपर मुख्तलिफ जो रिसर्च हुई है। फिर जो तीसरी एक बड़ी सीक्रेट सोसाइटी है द इल्यूमिनाटी, इसके ऊपर मैंने आपको बड़ी तफसील से दर्स दिया। थोड़ी सी बातें फिर और बता देता हूँ, शायद उसमें मैंने ना बताई हूँ कि इल्यूमिनाटी जो है दे वर फाउंडेड बाय ए प्रोफेसर था एडम वेहॉफ्ट बवेरिया में इन 1776। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि ये इसका बड़ा कनेक्शन है, लेकिन 1960s और 1700s वाले में कोई ज़्यादा कनेक्शन है नहीं, क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी। एनीवे, वेहपुट जो है वो उसने इसको जर्मनी में फाउंड किया था, और इसकी बड़ी वहाँ पे मुखालिफत हुई। Members of Bavarian Illuminati referred to as perfectibilists. They broke into 3 tiers of increasing power and drawn from societal elites, including noblemen. तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों को अपने साथ किया और वो सारा मामला हुआ। लेकिन Illuminati को हुआ क्या, the organization flourished, लेकिन
बवेरिया में कार्ल थियोडोर ऑफ बवेरिया उसने इशू किया था एडिक्ट मेकिंग मेंबरशिप इन द इल्यूमिनाटी पनिशेबल बाय डेथ, कि अगर कोई इल्यूमिनाटी की मेंबरशिप इख्तियार किया जाएगा करेगा तो उसे सजाए मौत दे दी जाएगी 1787 में। तो बहरहाल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन और असैसिनेशन ऑफ जॉन ऑफ कैनेडी वगैरह फिर इल्यूमिनाटी से लोग जोड़ते हैं, और फिर डैन ब्राउन्स एंजल्स एंड डेमन्स ये भी बड़ी इंस्पायर्ड है इल्यूमिनाटी से। एनीवे, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन, इस पर बड़ी तफसील से मैंने बात कर चुका हूँ, तो इख्तिसार से अभी बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक और ऑर्गेनाइजेशन शायद आपने इसका नाम ना सुना हो, स्कल एंड बोन्स। सो ये जो ऑर्डर था स्कल एंड बोन्स का, ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, और ये फाउंड हुई थी येल यूनिवर्सिटी, अमेरिका में बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी, आपने भी शायद नाम सुना हो, येल यूनिवर्सिटी न्यू हेवंस कनेटिकट में है। 1832 में इसको इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी को फाउंड किया था। स्कल एंड बोन का जो फाउंडर था वो था विलियम हंटिंगटन रसल। ही वाज इंस्पायर्ड बाय ऑकल्ट सोसाइटी, ही विजिटेड इन जर्मनी। तो उसका जो को फाउंडर था वो था अल्फोंसो टाफ्ट, वो फिर फ्यूचर सेक्रेटरी ऑफ वॉर था अंडर प्रेसिडेंट ग्रांट एंड फादर ऑफ प्रेसिडेंट विलियम हॉवर्ड टैफ्ट। तो बहरहाल ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई। एंड हाउ डू यू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन? तो हर साल क्या करते थे कि ये 15 सीनियर्स लेते थे येल में। सीनियर्स कहते हैं वो जो आखिरी साल के स्टूडेंट होते हैं ना, जैसा बैचलर्स प्रोग्राम होता है अमेरिका में 4 साल का। पहले साल के स्टूडेंट्स को फ्रेशमैन कहते हैं, दूसरे साल के स्टूडेंट्स को सॉफ्टमोर कहते हैं, तीसरे साल के स्टूडेंट्स को जूनियर्स कहते हैं, और चौथे साल के स्टूडेंट्स को सीनियर्स कहते हैं। तो 15 सीनियर्स को ये हैंड पिक करते थे, और फिर उनके नाम जो है वो येल रुम्पस में पब्लिश होते थे, एंड दैट्स हाउ दे यूज्ड टू जॉइन। इनकी जो मीटिंग्स होती थी वो क्लोज डोर्स होती थी, और ऐसे कमरों में होती थी जिनमें खिड़कियां भी नहीं होती थी। तो एक पुरस्रारियत इसमें पाई जाती थी, और मेंबर्स एक ओथ लेते थे सीक्रेसी का कि ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा, ग्रेजुएट मेंबर्स जो थे इसके वो पैट्रियार्क्स कहलाते थे, और जो अंडरगोइंग इनिशिएशन होते थे उन्हें नाइट्स कहते थे, और जो लोग आउटसाइडर्स ऑफ द ग्रुप होते थे उन्हें बारबेरियंस कहते थे। तो फेमस स्कल एंड बोन मेंबर्स जो हैं, जो हिस्ट्री में हमें नोन पता है अमेरिकन हिस्ट्री में, एक तो प्रेसिडेंट विलियम हॉवर्ड टैफ्ट, उनके वालिद साहब बड़े इन्वॉल्व थे इसमें। ये भी कहा जाता है कि जॉर्ज H.W. बुश और उनका बेटा जॉर्ज W. बुश, यानी बाप और बेटा, ये दोनों भी इस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा रहे। इसी तरह फाउंडर ऑफ टाइम मैगजीन हेनरी लूस, ये भी टाइम मैगजीन बड़ा मशहूर मैगजीन है अमेरिका का, अगर आपने सुना हो। इसी तरह फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंशियल होपफुल जो थे उस ज़माने में, एक ज़माने में जॉन कैरी साहब, वो भी इससे मुंसलिक रहे, उन्होंने भी प्रेसिडेंट बनने की कोशिश की, बन नहीं सके। इसी तरह बहुत सारे फॉर्च्यून 500 एलीट्स, कई मेंबर्स ऑफ CIA भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। फिर द कंट्रोवर्शियल 1986 एक्सपोज अमेरिका सीक्रेट एस्टैब्लिशमेंट बाय एंथनी सटन, इसने क्लेम किया स्कल एंड बोन वाज आउट टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रन बाय बोन्समैन। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है 1986 में हमारे सामने आई। तो अब इनका जो सिंबल है वो स्कल एंड बोन है, और उसके नीचे नंबर 322 लिखा हुआ है। इसके मुतालिक 322 के मुतालिक कुछ ज़्यादा नहीं पता, इट्स अ सीक्रेट। लेकिन एक थ्योरी ये है कि 322 से मुराद 322 BC है। ये वो साल है जिस साल तारीखी शवाहिद के मुताबिक अलेक्जेंडर द ग्रेट मर गया था। और जो स्कल एंड बोन है, इसके अंदर इन्होंने स्कल रखा है 2 बोन्स के ऊपर। तो पता नहीं क्या मतलब है इसका। एनीवे, बात करते हैं 5वीं पुरस्कार सोसाइटी की, जिसे बिल्डरबर्ग कहते हैं। द फर्स्ट बिल्डरबर्ग मीटिंग जो है वो 1954 में एक होटल में हुई थी, द बिल्डरबर्ग, नीदरलैंड्स में, और इसी से फिर इसका नाम बिल्डरबर्ग्स बढ़ गया। अच्छा, इसको कन्वीन किया था प्रिंस बर्नार्ड ने, जो नीदरलैंड का प्रिंस था, और इसके अंदर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस नॉर्थ अमेरिका से और यूरोप से, सिर्फ इन 2 बर्रे आज़मों से जमा हुए थे, और चुने हुए लोग थे।
While not strictly a secret society like Illuminati or Freemasons, लेकिन बिल्डरबर्ग के हाई प्रोफाइल अटेंडीज थे। और फिर वक्त के साथ साथ इसमें बड़े बड़े लोग जो है उन्हें बाय इनविटेशन बुलाया गया, मिसाल के तौर पे बिल क्लिंटन, मार्गरेट थैचर, इसी तरह एंजेला मर्केल, टोनी ब्लेयर, हेनरी किसिंजर और बहुत सारे और बड़े बड़े लोगों को। अच्छा, जर्नलिस्ट्स को इजाज़त नहीं है कि वो इसकी रिपोर्टिंग करें और वहाँ क्या होता है ये भी डिस्क्लोज करने की इजाज़त नहीं है। तो जो हिल्डरबर्ग अटेंडीज़ हैं आर सेलेक्टेड बाय डेडिकेटेड इंटरनेशनल कमेटी। ये सेलेक्टेड लोग होते हैं, हर साल कोई 120 से 140 के करीब लोग इनवाइट किए जाते हैं, इनविटेशन भेजा जाता है। एंड उसमें से 2/3 लोग तो यूरोप से आते हैं और 1/3 लोग नॉर्थ अमेरिका से आते हैं। और वॉशिंगटन पोस्ट ने जो रिपोर्ट किया उसके मुताबिक कि ये लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड होता है गवर्नमेंट में या पॉलिटिक्स में, और बाज़े लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ आम शोबाजात से होता है, जैसे एकेडेमिया हो गया, एकेडमिक्स, या फाइनेंस या मीडिया, इनको भी बुलाया जाता है। अब the level of secrecy surrounding the Bilderberg meeting have given rise to many rumors, including some unproven theories कि भाई Bilderberg attendees जो है are behind the creation of European Union, ये एक थ्योरी है। इसी तरह invasion of Iraq, ये भी एक थ्योरी है। बॉम्बिंग ऑफ सर्बिया, ये भी एक थ्योरी है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन तमाम थ्योरीज के ऊपर मुख्तलिफ टाइम्स में आर्टिकल्स रिलीज़ किए। इसी तरह कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स have painted the group as a plotting group of the new world order. इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर एक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ जो मिलती है कि थैंक्स टू द प्राइवेट नेचर ऑफ द मीटिंग द पार्टिसिपेंट्स टेक पार्ट एज इंडिविजुअल्स रादर देन इन एनी ऑफिशियल कैपेसिटी एंड हेंस आर नॉट बाउंड बाय द कन्वेंशंस ऑफ देयर ऑफिस और बाय प्री एग्रीड पोजीशंस। तो पब्लिकली नोन टॉपिक्स ऑफ कॉन्वर्सेशन जो है वो इसमें डिस्कस होते हैं। अकॉर्डिंग टू देम वी टॉक अबाउट ब्रेक्सिट, वी टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी, वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, बट रियली व्हाट हैपेंस बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स ऑफ दीज सीक्रेट सोसाइटीज हैव कॉज्ड डिबेट फॉर सेंचुरीज। अल्लाह ही जानता है ये क्या मकासद के तहत बनाई गई हैं, लेकिन एनीवे ये दुनिया की 5 ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जिनके बारे में आज आपसे कुछ मुख्तसरन बात करना चाहता था। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।